गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल में। आज आप लोगों के समक्ष क्लास 10th बिहार बोर्ड के अंतर्गत जो हिस्ट्री का बुक है उसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 10th के अंतर्गत जो हिस्ट्री का पहला लेसन जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और यह वीडियो विशेष रूप से 3 पार्ट में उपलब्ध की जाएगी। तो आपको ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद की जो एक सामान्य परिचय और साथ साथ जो है फ्रांसीसी क्रांति, जिसके बारे में अध्ययन करना है। कुछ चीजें जो स्पष्ट रूप से क्लास 10 से संबंधित है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ये जो क्लास 10th का यूरोप में राष्ट्रवाद अध्ययन कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रवाद है क्या। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी एक विशेष भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में मौजूद होती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति प्रेम, दायित्व और स्नेह की भावना रखते हैं। तो विशेष रूप से समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद का तात्पर्य यह हुआ कि किसी भी देश के नागरिकों के द्वारा देश के प्रति प्रेम, स्नेह, दायित्व की अवधारणा ही एक तरह से राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति के रूप में माना जाता है। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पर राष्ट्रवाद के बारे में जो है स्पष्ट रूप से समझाया गया है। पहली बार माना जाता है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल से राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति देखी गई थी। यानी कि यूरोप में पुनर्जागरण काल से जो है राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति देखी गई थी। फिर आगे चलकर 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई उसमें भी राष्ट्रवादी या राष्ट्रीय एक तरह से भावना देखी गई कि देश के प्रति लोग जो है किस प्रकार से उभर कर सामने आ रहे थे। तो पहला तो पॉइंट ये बन रहा है कि यूरोप में पुनर्जागरण काल से जो है राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति देखी गई है। यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं कि राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पहली बार कब देखी गई। तो आपको याद रखना है यूरोप में पुनर्जागरण काल के समय। दूसरी बात करें तो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय भी देखी गई थी। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्नत रूप से अगर हम बात करें तो यह 19वीं शताब्दी में सामने उपस्थित हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, नेपोलियन हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि राष्ट्रवाद को बढ़ाने में नेपोलियन का काफी अहम योगदान था। यहां माना जाता है जर्मनी एवं इटली जो 2 देश हैं, इन दोनों देशों में राष्ट्रवादी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में सिर्फ और सिर्फ जो है नेपोलियन का काफी योगदान था। अब यहां से नेपोलियन का जन्म और मृत्यु से संबंधित भी प्रश्न आते रहते हैं, तो आप उसके बारे में जान लीजिए। यहां देखिए, यहां बताया गया कि नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। तो यहां से देखिए 15 अगस्त के दिन हुआ था, 1769 ईस्वी को हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो 5 मई 1821 ईस्वी में हुआ था। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहां बताया गया कि नेपोलियन ने राष्ट्रवाद की प्रवृत्ति पहले ही जागृत कर दिया था। माना जाता है कि जो जर्मनी में 300 जो छोटे बड़े राज्य थे उसको 39 राज्यों में सीमित कर चुका था। और ये भी आपको बता दें कि पहला एक व्यक्ति था जिसने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की प्रचार और प्रसार की भावनाओं को जो है जागृत किया। तो देखिए, यहाँ पर एक स्पष्टीकरण मिल रहा है कि नेपोलियन ही एक पहला व्यक्ति था, एक व्यक्ति के रूप में उभर कर आया जो कि राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में काफी अपना योगदान दिया था। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, हमें पता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बढ़ते हैं तो बताया जाता है कि 1814 ईस्वी में नेपोलियन की जो है एक तरह से पतन हो जाती है। पतन का तात्पर्य यह है मृत्यु नहीं, वो शासक के पद पर था, क्योंकि फ्रांस का एक शासक था। ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि नेपोलियन कहाँ का शासक था, तो फ्रांस का शासक था। दूसरी हम बात करें तो नेपोलियन को एक और नाम दिया जाता है, लिटिल कारपोल, क्योंकि देखने में छोटा था लेकिन कार्य बहुत आगे करता था, बेहतर ढंग से करता था। आपको यह भी बात बता दें कि नेपोलियन के साथ अर्थात फ्रांस के साथ जो है कई बार ब्रिटेन से जो है झड़प भी हुई थी, कई संघर्ष हुए थे, जिसके बाद भी कई स्थितियां बनी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि नेपोलियन एक तरह से काफी अपने व्यक्तित्व से परिचित था और कई लोग जो है या कई राष्ट्र जो है इसके लिए जो है एक तरह से अपनी दायित्व को रखते थे। तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब नेपोलियन की जैसे ही पतन होती है तो उसके बाद क्या होता है कि 1815 ईस्वी में, बस डेट याद रहेगा तो इतिहास समझ में आएगा, इसलिए डेट याद करना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं 1814 में जब नेपोलियन का एक तरह से पतन हुआ तो उसके बाद वियना
सम्मेलन होता है। 1815 ईस्वी में, कहीं 1415 भी देता है नेपोलियन के पतन का, तो आप याद रखिए दोनों में डेट होगा तो आप कर सकते हैं। 1815 में क्या होता है कि वियना सम्मेलन होता है। ये वियना कहाँ है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वहीं पर एक सम्मेलन होता है और उसकी मेजबानी, यानी जो मेजबानी करते हैं, मेजबानी का मतलब अध्यक्षता, उनका नाम है ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिनका नाम है मेटरनिक। ये मेजबानी करते हैं। मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर करते हैं, लेकिन आपको पता होगा कि मेजबानी जो कर रहे हैं वह एक निरंकुश शासक है और अयोग्य भी है। वह चाहता था कि ऑस्ट्रिया की ही एक बेहतर जीत हो, ऑस्ट्रिया ही एक बेहतर स्थिति कायम हो सके, और देशों को कुछ नहीं चाहता था। यहां तक कि जर्मनी और इटली के बारे में बताया है कि कई तरह की गलत अवधारणाएं भी निकाला, और साथ साथ उसकी जो भौगोलिक क्षेत्र है उसको अपने क्षेत्रों में सीमित करने का या मिलाने की भी प्रक्रिया सामने उभारा है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि वियना सम्मेलन होता है। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव कई एग्जामों में कई बार जो है एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर 1815 में वियना सम्मेलन, मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर। चांसलर ध्यान दीजिए, चांसलर यानी प्रधानमंत्री। कई जगह देशों में प्रधानमंत्री को चांसलर बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में बुलाई गई थी और इसके चांसलर जो है मेटरनिक थे, और जिसे प्रधानमंत्री के रूप में भी माना जाता है। अब आप लोगों के समक्ष फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए, फ्रांस की क्रांति के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो ये 3 क्रांतियां हुई थी। कितनी क्रांतियां? 3 क्रांतियां। क्लास 9th में एक क्रांतियां पढ़े हैं, फ्रांसीसी क्रांति, और जो 1789 में हुई थी। उस समय शासक लुई 16वां थे और इस एक तरह से निरंकुश एवं अयोग्य शासक के रूप में थे। तो आप देख सकते हैं कि मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा जो है, क्लास 9 पे इसका वर्णन किया गया है कि मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा इस क्रांति को सफल बनाया गया था। अब आते हैं जुलाई 1830 की क्रांति। यह देखिए, शासक की अगर हम बात करें तो उस समय चार्ल्स 10 थे। यहाँ कई बार लघु दीर्घ में भी आए हैं, और निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक के रूप में ये थे। निरंकुश तो समझ में आ रहा है, किसी के अंकुश में काम नहीं करेंगे, और दूसरी बात की प्रतिक्रियावादी यानी कि अपने विचारधाराओं को काफी प्रबल मानेंगे, दूसरी की बातों को एकदम बिल्कुल नकार देंगे। तो यह बातों को स्पष्ट किया गया है इसके अंतर्गत। और अपना प्रधानमंत्री पोलिग्नेक को नियुक्त किए थे, और जो कि क्या करता है पोलिग्नेक कि 25 जुलाई 1830 को एक 4 अध्यादेश जारी कर देता है, और 4 अध्यादेश जो होता है एकदम तरह से गला घोटने का काम करता है। और यही कारण था कि फिर वहां भी लोगों ने क्या किया कि शासक के विरुद्ध एक तरह से अपनी विचारधाराओं को सामने लाया, और उसके बाद क्या हुआ, क्रांति की लहर देखी गई। अब ये अंतिम जो कि क्लास 10 से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1830 की जो क्रांति हुई उससे कई देश और प्रेरणादायक रूप भी लिए थे, उसका प्रभाव भी पड़ा था। अब आइए 1848 की क्रांति, इसके बारे में जानते हैं क्या हुआ था। शासक की बात करें तो उस समय लुई फिलिप थे और उदारवादी शासक के रूप में माने जाते थे, लेकिन पता है इन्होंने स्वर्णिम मध्य वर्गीय नीति को चलाया था, और ये 1840 में चलाए थे। आप देख सकते हैं 1840 में इन्होंने मध्यम वर्गीय नीति चलाए थे, और प्रधानमंत्री जो बनाए थे गीजो को बनाए थे, जो कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था। यह भी अपनी विचारधाराओं को अग्रेसित करना चाहता था, बेहतर करना चाहता था, और गलत ढंग से जो है उपयोग करना चाहता था। तो एक तरह से ये भी एक मूल विचारधाराओं में शामिल किया गया था, उसकी स्पष्टीकरण किया गया था, जो कि इसके अंतर्गत शामिल था। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस में थियर्स एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक विशाल भोज का आयोजन किया गया था। और विशाल भोज में आयोजन के समय क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बैठक हुई, और बैठक में कुछ बातें उभरकर सामने आई। कहा गया थियर्स के द्वारा और कुछ लोगों के द्वारा कि फिलिप के काल में, लुई फिलिप के काल में एक बेहतर ढंग से शासन काल को संभाला नहीं जा रहा है, बेहतर ढंग से उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। अतः लुई फिलिप एक तरह से कमजोर है, या एक तरह से अपने शासन के प्रति उत्तरदायित्व या एक तरह से उत्तरदायी नहीं है। तो इस स्थिति को जो है स्पष्ट रूप से सामने उभारा गया। अब यही कारण था कि लुई फिलिप 24 फरवरी 1848 को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला जाता है, और इंग्लैंड जाने के बाद, इंग्लैंड जब चला जाता है तो फिर इसके बाद यहां भी क्रांति के फलस्वरूप हो जाता है। ऐसा नहीं कि अचानक चला गया, क्रांति होती है और क्रांति के फलस्वरूप ये स्थितियां जो है देखने को मिलती है।
तो यहां तक हम लोग देख लिए कि 1848 में जो है लुई फिलिप ने गद्दी छोड़ दिया और गद्दी छोड़कर जो है अपने फिर इंग्लैंड जो है पलायन कर चुका है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या है। तो देखिए यहां तक हम लोग देखें कि फ्रांस की क्रांति जो है 3 रूपों में हुई थी। एक तो 1789 में जो कि शासक लुई फिलिप थे और लुई 16वां थे, लुई 16वां याद रखना है। जुलाई 1830 में जो कि शासक चार्ल्स 10 थे और इसके प्रधानमंत्री पोलिग्नेट थे। फिर 1848 में शासक जो लुई फिलिप थे जो कि उदारवादी शासक थे और इन्होंने ही स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति चलाया था 1840 में। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किए थे, लेकिन 22 फरवरी 1848 को जब रात्रि भोज का आयोजन किया गया था तो उसी दिन ही क्या हुआ कि एक तरह से आंदोलन देखने को मिला और क्रांति की परिणति देखने को मिली। फिर इसके बाद 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड चला गया। तो यहां से क्या हुआ कि इसका भी प्रभाव पड़ा। हम लोग देखिए कि 1789, 1830 और 1848 की जो क्रांति फ्रांस में हुई थी उसका भी प्रभाव कई देशों पर पड़ा था। तो अब इसके बाद हम लोग एक सामान्य परिचय हम लोग देखे यहां से कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति को उभारा गया था। अब देखिए आखिर चैप्टर का नाम ही यूरोप में राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवादी प्रवृत्ति है और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति है जो किस तरह उभर कर सामने हम लोग को आ रही है और इससे कई देश प्रभावित है और कई देश तो है प्रेरणा दायित्व के रूप में काम कर रहा है। तो ये चीजें हम लोग देख लीजिए। अब यहाँ आपको जानना है विशेष रूप से कि ये तो एक सामान्य परिचय के रूप में था। अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे इटली का एकीकरण कब हुआ था, कैसे हुआ, क्या कारण था, कैसे उसकी परिस्थितियां बनी और जर्मनी का एकीकरण फिर जो है तीसरे पार्ट में हम बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।